जय श्री राम। मित्रों, आजकल शादियों का सीजन शुरू होने वाला है दोबारा से। पीछे एक महीने तक शादियां थी, फिर खरमास लग गया। अब फिर माघ महीने से शादियों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन शादी करने के बाद बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कोर्ट कचहरी तक होती है। मित्रों, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आजकल होता क्या है, शादी हुई, वर कन्या आपस में बात किए, उनको एक दूसरे की केमिस्ट्री समझ में आई। माँ बाप का आजकल कोई भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता नहीं है, क्योंकि पहले जो शादियां होती हैं संस्कार देखकर होती थी कि कन्या पक्ष की जो है लोग हैं उनका परिवार कैसा है, लड़की की ननिहाल कहाँ से है, बाकी के रिश्ते कहाँ से हैं। तो कन्या पक्ष के सारे संस्कारों को देखा जाता था। इसी प्रकार वर पक्ष के भी सारे संस्कार देखे जाते थे कि ननिहाल कहाँ है बेटे की, लड़के की ननिहाल कहाँ है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके संस्कार क्या हैं, क्योंकि माता वहाँ से आई है, माता वहाँ का संस्कार लेके आई हैं। पिता को देखा जाता है, पिता के संस्कार कैसे हैं, फिर पिता के पिता को देखा जाता है कि उनके संस्कार कैसे थे। तो यह सब संस्कारों को देख के पहले शादियां निश्चित की जाती थी। शादियां चलती थी, निभती थी, समर्पण का भाव होता था। पत्नी जो बनती थी वो पति को परमेश्वर रूप में देखती थी, और पति जो वो कस्में खाता था कि मैं जीवन भर इसकी रक्षा करूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा। पर आजकल क्या होता है, आजकल माँ बाप जो है सेकेंडरी हो गए, गौण हो गए। लड़का कहता है जी मैं अब बुद्धिमान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कमाता हूँ, मैं तय करूंगा कि शादी कहाँ होगी, किससे होगी। और लड़की पक्ष में भी यही है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा दिया गया है, और उसके बाद उनको कहा गया कि लड़कियों के जीवन में अगर कोई परेशानी आएगी, नोट करने वाली बात है कि लड़कियों के जीवन में परेशानी आएगी तो ये लड़की अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी और अपना पालन पोषण स्वयं कर लेती है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि माँ बाप बचपन से लड़कियों के दिमाग में अलगाववादी भावना पैदा कर देते हैं, जबकि पहले लड़कियों को समझाया जाता था 8-9 साल की कि बेटा तुम चौके में काम करो, स्कूल में जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। हर चीज को उन्हें सिखाया जाता था कि काम कैसे करना, गृहस्थी कैसे संभालनी, नौकरी कैसे करनी, पति को कैसे संभालना, सास को। ये सारी चीजें अब कोई माँ बाप सिखाते ही नहीं है, और अपनी गलतियों को माँ बाप भी भुगत रहे हैं। अब होता क्या है कि एक दूसरे को देखे, सुंदर है, कमाने वाली लड़की है, चलो कोई बात नहीं हो, एडजस्टमेंट हो जाएगा, शादी कर लेते हैं। दोनों में चोर है, दोनों के ऊपर पहले से ही लाइबिलिटी है। और जब पहले शादियां होती थी तो लाइबिलिटी कुछ नहीं होती थी, वो एक दूसरे को एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह पहले से ही मानते थे। लेकिन आजकल लाइबिलिटी आपके कंधों पे पहले ही, आपने गाड़ी ले लिया, मकान ले लिया, दिखाने के लिए सारी चीजें, लाइफ स्टाइल करने के लिए लोन ले रखा है। अब ऐसी परिस्थितियों में आप परेशान पहले ही हैं। अब लड़की आती है, एक दूसरे को मिलते हैं, और उनके बीच में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम हो जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, अलगाववाद की समस्या पैदा हो जाती है। समाज उन्हें समझाता है, समाज की बातों मानते नहीं है, फिर बात पहुंच जाती कोर्ट कचहरी तक। तो मित्र, इसको कोर्ट कचहरी आप ना जाएं, आपकी कुंडली में अगर ये योग हैं तो इसको कैसे देखा जाता है, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर ऐसे योग होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी तक जाने की संभावना बनी रहेगी। तो लड़के की कुंडली अगर आपके पास, लड़की पक्ष वाले अगर लड़के की कुंडली अपने पास लाते हैं और उसे मिलाते हैं, तो पहले अष्टकूट मिलान करते हैं। 36 गुण होते हैं। चलिए 36 गुण में 12 गुण, 18 गुण, 20 गुण, 25 गुण मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। भक्कूट मिल जाए, ग्रह मैत्री मिल जाए, 2-4 चीजें मिल जाए, आप शादी करने को तैयार हो जाते हो। और नहीं भी मिलते हैं तो भी आप कहते हो कि नहीं यार, ये पढ़े लिखे हैं, इनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। चलिए, अष्टकूट मिलान के बारे में अगर मैं डिटेल करूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। तो उसमें कम से कम आपके पास 15-18 गुण मिलने चाहिए, जिसमें एक ग्रह मैत्री या भक्कूट दोनों में से एक अवश्य मिलना चाहिए। अब लड़के की कुंडली में और क्या देखा जाता है, लड़के की कुंडली का सप्तम भाव देखिए। सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह है,
अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो टिक मार दीजिए गुड का। अब उस पर जो दृष्टि आ रही है वो शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है तो टिक मार दीजिए और अच्छा हो गया। अब आप उसको देखिए, उसका स्वामी सप्तमेश कहाँ बैठा है। अगर वो शुभ कर्तरी में है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ भाव में है, 6-8 त्रिक भाव या त्रिषड आय भाव में नहीं है तो बहुत अच्छा। चलिए यहां तक तो बात हो गई। अब इसके बाद देखिए कि सब लड़के की कुंडली का शादी का कारक होता है शुक्र। शुक्र कहाँ है? शुक्र अच्छी परिस्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ भाव में है, अच्छे ग्रहों के साथ है, शुभ कर्तरी में है, तो यहां हम मान लेते हैं कि यह शादी चल सकती है। शादी का चार्ट होता है D9 चार्ट, नौवांश चार्ट। अब वहां पे आप देखेंगे कि नौमांश चार्ट का जो लग्न बनता है, लग्न में कौन सी राशि है, आपके जन्मांक की लग्न कुंडली की कौन सी राशि उसके लग्न में बैठी है। अगर त्रिक भाव की राशि है, त्रिषडाय भाव की राशि है, तो भैया यही मना कर दीजिए कि पहले जन्मांग में जन्म कुंडली में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन वहां जाके सारा कुछ मिट्टी हो गया। यहाँ पे एक बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए। अब आगे क्या देखना कि नहीं यार शादी तो करनी है, घर परिवार भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छे हैं, तो आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं कि जो ग्रह सप्तम सप्तमेश और कारक लग्न के वो आपके D9 चार्ट में शुभ बैठे हुए हैं, अशुभ बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हैं, नीच के बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हैं, त्रिक भाव में है, त्रिषडाय भाव में है। अगर वो केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं और लग्न में अशुभ राशि भी है तो शादी चलेगी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह लड़की की कुंडली देखते हैं तो लड़की की कुंडली में सप्तम उसी तरह से देखना है, सप्तमेश उसी तरह देखना है, और कारक होता है गुरु। गुरु को देखना है, गुरु त्रिक भाव में नहीं हो, त्रिषडाय में ना हो, केंद्र और त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ कर्तरी में हो, लग्न में हो, इस तरह से लग्न कुंडली में। उसके बाद आप D9 चार्ट को देखिए नौवांश कुंडली में, वहां पे गुरु अच्छा है, सौम्य राशि में गया हुआ है, सौम्य ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, अति उत्तम। अब शादी के लिए अब आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये शादी जो है अच्छी तरह से निभेगी और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर यही सप्तम सप्तमेश और कारक गुरु लड़की की कुंडली के, लड़के की कुंडली में या लड़की के नौमांश में त्रिक भाव त्रिषडाय भाव में बैठे हुए हैं तो भैया ये लड़ाई झगड़े अलगाववाद की बात बनेगी। अब अलग अलग रहेंगे या इनका डाइवोर्स के लिए कोर्ट कचहरी होगी, उसके लिए क्या देखते हैं। तो आपको देखना है कि जो D9 चार्ट है, जो नौमांश चार्ट है, उसके सप्तम का स्वामी सप्तमेश, लग्न का स्वामी लग्नेश के ऊपर क्रूर ग्रह अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। लग्न पर क्रूर ग्रह, लग्न पर अशुभ प्रभाव, सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों का अगर प्रभाव ज्यादा है। तो अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है तो वो अलग अलग तो रहेंगे लेकिन रिश्ता नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसमें अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ गया तो बात पहुंच जाएगी कोर्ट कचहरी तक। अब क्या कोर्ट कचहरी जाने के बाद एक काउंसलिंग में फिर एक साथ रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाता है कि लड़के का शुक्र अगर त्रिक भाव त्रिषड आय भाव में हो और सारे अशुभ भाव कम से कम 3 से 4 अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो फिर तलाक होगा। इसी तरह अगर गुरु जो है वो भी नौमांश में त्रिक भाव में हो, त्रिषडाय भाव में हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो तलाक मंजूर होगा और कोर्ट कचहरी अवश्य होगी। तो मित्रों, शादी करना ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अगर शादी आप करते हैं तो ये जरूरी बन जाता आज के युग में कि आप कुंडली को अवश्य दिखाएं। पहले क्या होता था, समाज का आपके ऊपर प्रभाव होता था, आपके रिश्तेदारों का प्रभाव होता था, या रिश्तेदार क्या कहेंगे,
माँ बाप क्या सोचेंगे, उनके जीवन में क्या होगा, आप लोग लड़ाई झगड़े होते हुए भी एडजस्ट कर लेते थे, तलाक की भावना नहीं आती थी। लेकिन आज तो माँ बाप को पहले से ही एडजस्ट करने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। लड़का कमाता है, लड़की वाले भी कहते हैं कि बिटिया हमारी पढ़ लिख लेगी, नौकरी करेगी तो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, कल को कुछ होगा तो वो फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। तो हमारे बचपन से ही ये अलगाववादी विचार भर दिए गए हैं। तो इसलिए आजकल कुंडलियां दिखाना बहुत आवश्यक हो गया है, और अच्छे जोशी को दिखा के अगर आप लोग अपनी कुंडलियों के अनुसार शादी रिश्ता तय करते हैं तो जीवन अच्छा चलेगा। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप लोगों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।